नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वतंत्रता दिवस के आपको हार्दिक बधाइयाँ, स्वागत। चलिए शुरू करते हैं हम जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी जो हमारा टॉपिक है उस पे हम आज साझेदारी खाते समाप्त करेंगे। पार्टनरशिप का फाइनल पार्ट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ मैंने मेरा दे दिया है। यदि किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, एक्स्ट्रा कोई बुक्स के बारे में सजेशंस कुछ हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना नेम डाल दें, बता दें कि हाँ भाई ये है 63 75 61 93 79 6375619379 पे शुरू करते हैं। चलिए, ख्याति का लेखा। ख्याति का लेखा इससे पहले वाली क्लास में मैंने मोस्ट ऑफ ऑल जो है आपको पूरा बता दिया ऑलमोस्ट कि हाँ भाई ये फिर भी एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए ख्याति में क्या है, अगर ख्याति व्यक्तिगत रूप से लाके दे तो कोई एंट्री नहीं होनी है। भाई पार्टनर को लाके दे रहा है, बस अपने हिसाब से उनका एग्रीमेंट है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर ख्याति खाता खुला हुआ नहीं है और लेके आ रहा है, ख्याति खाता खोलना भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेगा, फिर लेके आ रहा है तो जो पुराने साझेदार है उनके पूंजी खातों में जमा हो जाएगी। किस में? पुराने जो उनका लाभ हानि अनुपात है उसी में। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये हो गया ख्याति में। अब ख्याति में दूसरा है कि यदि ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं है, पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान नहीं है, ठीक है, और वो ख्याति की राशि लेके भी नहीं आ रहा। अब लेके नहीं आ रहा और हमें पुस्तकों में खोलना है तो सामान्य सी बात है कि हम गुडविल अकाउंट को खोलेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। ख्याति खाता खुल गया, अब खुलेगा किस में बटेगा? भाई जिसने लाभ कमाया उसमें बटेगा। जो उस समय साझेदार थे तो पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि अनुपात में पूंजी खाते क्रेडिट हो जाएंगे उनके। इज दैट क्लियर? अब कई बार क्या होता है कि जो नया साझेदार है वो ख्याति की राशि लेके भी नहीं आ रहा। अब लेके नहीं आ रहा तो कैश बैंक तो डेबिट होना नहीं है, भाई नहीं लेके आ रहा तो नहीं लेके आ रहा। अब हम क्या करेंगे, जब नया साझेदार ख्याति की राशि लेकर भी नहीं आए और एडजस्टमेंट करना है ख्याति का, तो फिर हम क्या करें? फिर हम करेंगे नए साझेदार के हिस्से की जो ख्याति बनेगी उस नए साझेदार का पूंजी खाता कर देंगे डेबिट। नए साझेदार का पूंजी खाता उसके हिस्से की ख्याति से डेबिट। तो क्रेडिट किसको करेंगे? फायदा किसको मिलेगा? जो पुराने वर्तमान साझेदार है उनके पूंजी खाते उस अनुपात में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ये हमारा गुडविल का है। गुडविल पे बस ऐसा ही क्वेश्चन आना है, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछेगा कि ख्याति खाता खुला हुआ है नहीं खुला हुआ है, नए का पूंजी खाता डेबिट होगा या पुराने का क्रेडिट होगा, किस अनुपात में बटेगी। तो ये आपको एक रामबाण है। यदि कोई भी चीज़ नई चीज़ नया साझेदार लेके आ रहा है पुराने में बटनी है तो वर्तमान में जो उनका रेशियो उसमें बटेगी। और अगर व्यवसाय में कोई पुरानी चीज़ कमाई भी है, भले ही वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हो, हानियां भी हो सकती हैं, संचित लाभ हानि हो, उनका डिवाइडेशन भी किस में होगा? पुराने साझेदारों में। अनुपात कौन सा? पुराना। नए में क्या होगा? यदि हमें कोई नया सेटलमेंट करना हो नया साझेदार आने के बाद, तब हम नए साझेदार को शामिल करके नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर उसमें उनके पूंजी खातों में उनका एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये ख्याति का हो गया, इतना सफिशियंट है बस। पुनर्मूल्यांकन खाता। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाते की 3 चीजें आपको एग्जाम लायक याद करनी है। नंबर 1, पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र का खाता होता है। क्या होता है? नाम मात्र का खाता। कोई खाते की प्रकृति इसकी नहीं है, व्यक्तिगत वस्तुगत नाम, बस केवल नाम मात्र का खाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्लियर? ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट जब है तो अब क्या पूछ सकते हैं इसमें? दूसरा प्रश्न इसमें यही पूछता है कि संपत्तियां अगर बढ़ रही हैं, संपत्तियों को रिवैल्यूएशन पे बढ़ाया या दायित्वों को घटाया, तो भी संपत्ति बढ़ेगी तो संपत्ति का खाता बढ़ेगा और दायित्व घटेंगे तो दायित्व का खाता डेबिट हो जाएगा। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन। बस यही क्वेश्चन बनता है कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या फिर इसका पूछ लेगा दायित्व के मूल्य में कमी से रिवैल्यूएशन खाता क्या होता है, रिवैल्यूएशन के कौन से पक्ष में दिखाते हैं। तो बस इतना आपको समझना है। जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो असेट्स डेबिट है तो जाहिर सी बात है कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में ही जाएगा। ये चीज तो क्लियर है। जो खाता क्रेडिट या डेबिट हो रहा है उसके उसी पक्ष में करते हैं। मतलब रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट हो रहा है, असेट्स बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, तो एंट्री किधर? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ये चीज क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा हमें पुनर्मूल्यांकन खाता एक तरीका है। कई बार ये पूछा जाता है कि अब हाँ, पुनर्मूल्यांकन खाते का जो लाभ हानि है वो किस में बांटेंगे?
पुराने साझेदारों में। किस अनुपात में? पुराने अनुपात में। ये पूछा जाता है कि पुनर्मूल्यांकन पर कोई राशि दे देगा, लाभ हानि हुआ है, अनुपात दे देगा नया पुराना और बोलेगा कि इसके हिस्से की राशि बताओ, या फिर सीधा ये अनुपात पूछ लेते हैं कि किस अनुपात में बटेगी? पुराने में बटेगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन है पुनर्मूल्यांकन के। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि आपको पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया, अगर हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है एसेट्स की और लाइबिलिटीज की, रिवोल्यूशन तो कर दिया लेकिन हम वही वैल्यू चाह रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम रिवोल्यूशन, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। वो किसी भी प्रकार का खाता नहीं है, वो केवल बनाया गया एक अकाउंट है जिसकी कोई प्रकृति नहीं है। किसकी? मेमोरेंडम रिवोल्यूशन की। उसमें क्या होगा, पहले सेम ऐसे ही करेंगे, पुनर्मूल्यांकन पे लाभ हानि जो हुआ है उनसे उनके पूंजी खाते, अगर लाभ है तो क्रेडिट हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट और हानि है तो डेबिट हो जाएंगे। फिर ठीक वाइस वर्सा, इसका उल्टा, अगर लाभ है रिवोल्यूशन पे तो हमने जो असेट्स लायबिलिटी के ट्रीटमेंट करके उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए थे उनको दोबारा रिवर्स मार देंगे, डेबिट कर देंगे, जिससे उनमें कोई पुस्तकों में पुस्तक मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। बस इतना बहुत है। अवितरित लाभ, सेम ट्रीटमेंट अवितरित लाभ के। अगर अवितरित लाभ है, अवितरित हानियां हैं, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बटेगी, बात खत्म। साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण पर लेखांकन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। साझेदार अगर कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या रिटायर हो रहा है, वहां हम क्या करें? उस केस में आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है कि भाई अगर कोई साझेदार की मृत्यु हुई या अवकाश हुआ तो 4-5 चीजों का निपटारा करना पड़ेगा। नंबर 1, जो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है उसको ख्याति में हिस्सा मिलेगा, उसकी पूंजी का सेटलमेंट होगा। वर्ष खत्म हुआ, जरूरी है क्या कि वो वर्ष के अंतिम दिन ही खत्म हुआ? बीच में जब खत्म हुआ और जब हम खाते बना रहे उस अवधि का उसको प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा। पूंजी हो गई, अगर उसने कोई लोन वोन दे रखा है तो उसका सेटल करना पड़ेगा। अगर कोई और इन्वेस्टमेंट है फर्म के कहीं तीसरी जगह, उनमें भी अगर क्योंकि भाई फर्म के भी आप पे तो वो भी पार्टनर था तो उसको वो ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। अगर कोई रिवोल्यूशन है, उन पे कोई लाभ है, प्रॉफिट्स हैं रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स पे, अगर कोई अवितरित लाभ है उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। तो सेम चीजें हैं। इतना आपसे वहां कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करवाएगा कि हाँ भाई आपको अकाउंट बनाने बैठना है यार, कितना, कोई मतलब नहीं है। हमें केवल ट्रिक समझनी है। कंपटीशन एग्जाम में आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। बस आपसे यही चीजें पूछी जा सकती है। अब साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण पर लेखांकन, ये 4-5 परिस्थितियां हो गई, इनके सेटलमेंट करने होंगे। अब साझेदार की मृत्यु या अवकाश पर भुगतान। अब हमें इसमें जो समझने वाली बात है वो एक ही है कि यदि हमें कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है तो उस समय 2 अनुपात काम करते हैं। कोई नया साझेदार आता है तब भी, और अगर कोई डेथ होती है किसी की या रिटायर होता है, एक तो फायदे का अनुपात और एक त्याग का अनुपात, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो त्याग का अनुपात क्या कहता है? त्याग का अनुपात कहता है कि पुराने लाभ से अगर नया लाभ कम हो रहा है, उसका है लाभों में हिस्सा कम हो रहा है, पुराने अनुपात से उसका नया अनुपात कम हो रहा है, तो फिर उसने त्याग किया है। क्लियर? और अगर पुराने की बजाय उसको जो हमने लाभ हानि अनुपात नया डिसाइड किया है उससे उसको फायदा हो रहा है तो वो गेनिंग रेशियो है। अब फॉर्मूला वही बनेगा। यदि मुझे चाहिए त्याग का, मुझे चाहिए त्याग अनुपात, क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पुराना माइनस नया, ये त्याग का आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। फायदे का अनुपात कब होगा? पुराना माइनस चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस में फिगर आ जाए तो फायदे का है, या इसका उल्टा कर सकते हो, न्यू माइनस ओल्ड कर दो, त्याग अनुपात आ जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, फायदे का अनुपात आ जाएगा, गेनिंग रेशियो। तो त्याग का अनुपात और फायदे का अनुपात आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये एडजस्टमेंट होते हैं। अब हम कोई भी पार्टनर डेथ हो गई उसकी या रिटायरमेंट हो गया, तो उसमें फाइनेंशियल ईयर खत्म होने और उसके रिटायर होने की अवधि में अंतर हो सकता है। मान लीजिए हम पुस्तकें क्लोज करते हैं 31 मार्च 2022 को, रिटायर हुआ 1 जुलाई 2022 को। रिटायर हुआ या डेथ हुआ, आप कुछ भी मान सकते हैं, रिटायर या डेथ दोनों में से सेम ही ट्रीटमेंट इस चीज की। 31 मार्च 22 को खाते बनाए तो अप्रैल मई जून 3 महीनों का जो लाभ है, भाई पूंजी तो उसकी लगी हुई है जो लगी हुई है, एक तो उसकी पूंजी पर अगर कोई ब्याज बनता है तो ब्याज, या फिर इस अवधि का कोई लाभ कमाया है फर्म ने तो उसमें उसका हिस्सा। तो इस अवधि का जो उसका हिस्सा है उसे निकालने के लिए हम मतलब
जो 3 महीने की अवधि है उसको हम प्रोपोर्शनेट 2 तरीकों से कर सकते हैं। या तो हम 3 जो महीने उनको समय के आधार पे उस एक मतलब टाइम का लाभ निकाल लें, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने हैं तो जो भी प्रॉफिट साल का होता है उसका 1/4 हो जाएगा। ये 3 महीने मतलब समय के आधार पे उनको बांट देंगे। या फिर सेल्स का एक फिक्स प्रॉफिट का परसेंटेज ले लेंगे कि हाँ भाई साल की सेल्स इतनी होती है, क्योंकि उस 3 महीने का तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा ना, खाते तो बन नहीं सकते ना, तो उस रेशियो में हम क्या करेंगे 3 महीने का सेल्स पे जो जीपी का रेशियो साल का होता है वो हम 3 महीने के आधार पे निकाल के उसमें डिवाइड कर देंगे। ये है इसका सेटलमेंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस पे क्वेश्चन बहुत बार बनते भी हैं, ये आपको बहुत ध्यान से समझनी है। नंबर 1, अवकाश ग्रहण करने वाले या जो साझेदार मर रहा है, मृत्यु हो रही है, जिसकी मर चुका है, डेथ हो गई मतलब, तो उसके उत्तराधिकारी को हम सेटल कर रहे हैं, पैसा दे रहे, भुगतान कर रहे हैं। तो साझेदार की मृत्यु या अवकाश पर भुगतान, यहां आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम है उसका जो भी बैलेंस बनना है पूरा 1 साल, कैपिटल में हिस्सा, गुडविल में हिस्सा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है संचित, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज पे कोई प्रॉफिट अराइज हुआ है, ये सारी चीजें उसका हमने कर लिया सेटल कि भाई इतना रुपए इसके फलाचंद जी के बन रहे हैं। मान लीजिए ए बी सी थे, हम केवल इतना समझ रहे हैं कि सी की डेथ हो गई, सी की क्या हो गई? डेथ हो गई। अब हमें सी का सेटलमेंट करना है। सी का क्या करना है? हमें सेटलमेंट करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका सारा जो सेटलमेंट है वो हमने जोड़ा फलाया तो हमने बनाया हमारा 2 लाख रुपए। कितना बन गया? 2 लाख रुपए बन गया इसका सेटलमेंट। अब ये सेटलमेंट हम 3 तरीके हैं हमारे पास करने के। कितने तरीके हैं? 3। नंबर 1, हम उसको एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं, मतलब कि 2 लाख रुपए उसको भाई बनना है, उसका दे दिया। तो वहां हम क्या करेंगे, यदि एकमुश्त ही देना है तो जो हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, भाई कैपिटल अकाउंट सामान्य क्या होता है? क्रेडिट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है क्या, कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, उस समय उसका भुगतान, उसको सेटलमेंट किया जा रहा है, तो उसका पूंजी खाता होगा, डेबिट होगा, क्योंकि सामान्यतः क्रेडिट, अब उसको भुगतान कर रहे हैं तो फाइनली विपरीत होगा, वो तो डेबिट होगा। अब उसके बाद उसको किससे भुगतान करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक से पेमेंट कर देंगे। एक चीज तो ये हो सकती है। दूसरी, ये तो हो गया सीधा भुगतान, एक मुश्त, ये है एक मुश्त, एक मुश्त। क्लियर? क्या हो गया? टू बैंक हो गया और यहां सी हो गया, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक 2 लाख। एक हो सकता है किस्तों में भुगतान। अब हम क्या कर सकते हैं, एक मुश्त की जगह उसको किस्तों में भी कर सकते हैं भुगतान। किस में कर सकते हैं? दूसरा उसका मेरा है बी पॉइंट, जो मेरा है इन इंस्टॉलमेंट, किस्तों में, किस्तों में भुगतान, किस्तों में भुगतान। अब किस्तों में यदि उसको भुगतान करना है तो मैं क्या करूंगा, जो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस है, मतलब जितना भी पूरा उसका सेटलमेंट वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। अब कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, एक लोन अकाउंट खोलूंगा पार्टनर का, पार्टनर कैपिटल टू पार्टनर लोन। सी कैपिटल मतलब यहां सी था तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। ये चीज क्लियर है? चलिए, उसके बाद कैपिटल अकाउंट हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, जो किस्तों में भुगतान है उसका इसको पेमेंट, ये तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब हर साल उसको किस्त देता जाऊंगा। अब कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। जब तक उसको पूरे बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तो यदि ब्याज की जो एक फिक्स रेट है कि भाई उसको ब्याज मिलेगा, क्योंकि भाई वो तो उसी समय मतलब एलिजिबल हो गया था जिस समय उसकी डेथ हुई थी, अब उसका कोई लेना देना नहीं है। आप उसको किस्तों में भुगतान कर रहे हो तो ब्याज तो फर्म भुगतेगी ना। तो जितने समय आप लेट कर रहे हो, मान लीजिए उसी उदाहरण में 1 जुलाई 2022 को रिटायर हुआ, वो एक मुश्त दे दिया, तब तो बात ही खत्म हो गई। आप उसको कह रहे हो कि भाई महीने महीने से, या हम तो 6 महीनों में तुम्हारा सेटलमेंट करेंगे, तो 6 महीने में प्रत्येक महीने का जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब ब्याज की जो दर दे रखी है, उनकी सेटलमेंट हुई है, एग्रीमेंट में पहले थी कि भाई सेटलमेंट होगा, कोई डेथ हो गई तो उसका सेटलमेंट पे ये रेट रखेंगे। अगर नहीं है तो 6%। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, यदि प्रावधान नहीं है
तो उसको साझेदार की मृत्यु या अवकाश पर भुगतान बकाया पर ब्याज 6% पर एनम। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है, 6% ब्याज। उसके बाद फाइनल है एक वार्षिक वृत्ति विधि, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से। वार्षिक वृत्ति विधि मतलब एन्युटी मेथड। ये भी कोई ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस केवल इतना है, ये सी था मेरा यहां, वार्षिक वृत्ति विधि, एन्युटी मेथड। इसमें मैं क्या करता हूं, मतलब जितना उसका सेटलमेंट है, ये एक पेंशन की तरह काम कर रही है, जितना उसका सेटलमेंट है, मैं ये कह रहा हूं भाई तुम जब तक जीवोगे, पार्टनर ये कब काम आएगी, रिटायरमेंट के टाइम काम आएगी। रिटायर हो गए और हम ये कह रहे हैं कि भाई जब तक आप जीवोगे तब तक हम आपको क्या करेंगे, पेमेंट देते रहेंगे। मान लीजिए उसका जो ये कह रहे हैं कि 2 लाख का उसका सेटलमेंट था, 2 लाख रुपए उसका सेटलमेंट है, मैं वही चल रहा हूँ, वो रिटायर हुआ है। अगर उसको हर महीने ये माना कि भाई 10,000 रुपए का पेमेंट करना है पर मंथ मान लो एक बार, या 5,000 मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जब 2 लाख का सेटलमेंट करना है, 10,000 रुपए पर महीने देने हैं उसको, या ईयर का मान लो, वो एक समझने के लिए केवल। तो जब उसको, अगर वो पूरी जब तक जीता है, भाई 2 लाख उसके पूरे हो जाते हैं, मान लीजिए वो 5 साल 3 साल जितने साल में उसके 2 लाख पूरे हो जाते हैं, तो तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब वो जिंदा है उसको दे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि एन्युटी में हम ये कहते हैं कि जब तक आप जियोगे तब तक देंगे। तो यदि ये 2 लाख पूरे होने से पहले ये खत्म हो जाता है, सी समझ रहे हैं, 2 लाख उसको पूरे चुकाए नहीं है एन्युटी मेथड में, उससे पहले उसकी डेथ हो गई, वहां तो फायदा है फर्म को, वो पुराने साझेदार जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके लाभ हानि अनुपात में पूंजी खातों में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक साझेदार है, रिटायर हुआ, उसका सेटलमेंट हो गया, लेकिन वो पूरी राशि उसको नहीं दी, उसके 2 लाख बनते थे, उसको 1,80,00,000 उसने ले लिए, उसकी डेथ हो गई, तो वहां जो 20,000 बचे हैं वो किस अनुपात में बंटेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनमें लाभ हानि अनुपात में, जो उनका लाभ हानि अनुपात है वर्तमान का, उसमें बट जाएंगे। ये चीज क्लियर है, पता होना चाहिए आपको। अगर वो 2 लाख उसने ले लिए, उसके बाद जिंदा रह लिया, तो ये घाटा किसको है, ये फर्म को घाटा है। वहां फिर फर्म का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट खोलेगा, वहां वो लॉस बुक करेगी जितने साल वो जिएगा, और उसमें से वो किसको देगी, इस पार्टनर को देगी। ये चीज क्लियर है, ठीक है। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, लास्ट एंड फाइनल ये क्वेश्चन बनता है, यदि कोई अवकाश ग्रहण जिस साझेदार ने किया या जिस साझेदार की डेथ हुई, उसका जो पेमेंट बनता है आपने उसको सेटल करना था, आप उसको सेटल नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, मतलब तुरंत नहीं दे पा रहे हैं, वहां जो आपका मतलब टाइम पीरियड है, वहां क्या केस हो सकता है, वहां जो हमारा साझेदारी अधिनियम 1932 है उसकी धारा 37 सेक्शन 37 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 साझेदारी अधिनियम उसकी धारा 37, इसमें क्या प्रोविजन है कि जब उसका पेमेंट ड्यू हुआ, मतलब वो डेथ हुआ या रिटायर हुआ, तब से उसका अंतिम भुगतान जब तक नहीं कर रहे हो तब तक उसको 6% क्या दो, 6%। अब ये 6% क्या है, ये 6% है, मतलब रिटायर हुआ, बात समझना, रिटायर हो गया आदमी या डेथ हो गई, उसके बाद उसका सेटलमेंट किया नहीं उसके रिमेनिंग बैलेंस का, तो वो ये नियम इसमें है कि वो उन 3 महीने या 5 महीने जब तक उसका सेटलमेंट नहीं हो, वो उसमें लाभों में भी हिस्सा मांगने का अधिकारी है। समझे नहीं समझे, नहीं समझे, मैं कह रहा हूं खाते बंद हुए 31 मार्च 22 को, वो खत्म हुआ, डेथ हुई उसकी 30 जून को या 1 जुलाई को, मान लो 3 महीने और निकाल दिया आपने, उसका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो जो मतलब 3 महीने जब वो रिटायर था या डेथ थी, वो तो एक्चुअल उसका भाई था ही, क्योंकि वो समय हुआ है, उसके बाद भी उसका सेटलमेंट नहीं होता, उतने 3 महीनों के लिए भी वो उन लाभों में भी अधिकारी है। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 6% ब्याज ले ले, जो उसका मतलब ड्यू थी उसकी डेट, वहां से उसको फाइनल अंतिम भुगतान हुआ, वहां तक का जो बैलेंस है उस पर कितने परसेंट ले ले, 6% इंटरेस्ट ले ले ऑन रिमेनिंग
बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस पे 6% ब्याज ले ले वार्षिक। या फिर क्या कर सकता है, जो वो 3 महीने या 4 महीने का समय और है उसमें फर्म ने जो लाभ कमाए हैं उन लाभों में वो पूंजी अनुपात में हिस्सा लेगा। किस अनुपात में? कैपिटल रेशो में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइम पे उसका सेटलमेंट किया नहीं, अब वो 6% ब्याज ले सकता है, या तो दोनों में से कौन सा जो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, लाभदायक है। जो बचा बैलेंस है उसमें वो पूंजी अनुपात में हिस्सा ले सकता है लाभों में। इज दैट क्लियर? चलिए बस इतना बहुत है, इतना ही है साझेदारी। इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, उसके बाद नया पढ़ा दिया, पुराना पढ़ा दिया, गठन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब इस प्रकार से डेथ हो गई, डेथ पे सेटलमेंट हो गया, और अगर क्या बोलते हैं एडमिशन है पार्टनर का, रिटायरमेंट है, वो हमने पढ़ लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवोल्यूशन, ये बस इतना बहुत है। बाकी पार्टनरशिप आप 15 दिन पढ़ो भाई, खत्म नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 15 दिन लगेंगे, आप किताब से पढ़ के देखो, आपको पता लग जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट पे जाओगे आप। केवल एग्जाम ओरिएंटेड, आप एग्जाम के प्रश्न देखना साझेदारी में किस टाइप के आते हैं। मैंने जो आपको टॉपिक 3 क्लास में कवर करवा दिया ना, लगभग क्वेश्चन उन्हीं के हर बार घूमते हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक था वो मैंने आपको सारा करवा दिया। ठीक है, चलिए धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ। अब जो हमारी बुक कीपिंग अकाउंटेंसी खत्म हो गई है आज, अब हम नया शुरू करेंगे 2 बुक्स, ऑडिट और बिजनेस, जो हमारी मेथड्स हैं। तो व्यावसायिक पद्धतियां जो हैं उनको हम प्रारंभ करें, उससे पहले अंकेक्षण है, तो पहले ऑडिट को खत्म करेंगे और फिर हम बिजनेस मेथड्स को खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट की। धन्यवाद साथियों, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।